Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. दोस्तों, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि यूपीएससी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामंती जापान मतलब फ्यूडल जापान। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वो है मैकडूगल लिटिल टेक्स्ट बुक का चैप्टर 12 सेक्शन 4, जिसका नाम है फ्यूडल पावर्स इन जापान। हाँ, ये वो जमाना है जब शोगुन, समुराई और शाही दरबार की एक अनोखी कहानी लिखी गई। और साथियों, हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। हम सिर्फ सतह पर नहीं तैरेंगे बल्कि इस सोर्स से हर जरूरी जानकारी, हर नाम, हर तारीख, हर परिभाषा, हर वो भौगोलिक या राजनीतिक कारक जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है, उसे निकालकर आपके सामने रखेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, यहाँ बारीकी पर ध्यान देना होगा। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने जापान को इस अनोखे सामंती रास्ते पर डाला, मतलब वो क्या वजह थी। तो चलिए, सफर का नक्शा तैयार है। शुरुआत होगी जापान के भूगोल से, उसके द्वीप होने का क्या मतलब है उससे। फिर देखेंगे शुरुआती समाज, कबीले और शिंतो धर्म जी। इसके बाद आएगा चीन और कोरिया का प्रभाव, क्या सीखा और क्या सोच समझकर नहीं अपनाया। हाँ, वो जो नहीं अपनाया वो भी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। फिर हम चलेंगे हेयान काल की, वो जो नाजुक दरबारी संस्कृति थी उसकी तरफ जी। और अंत में सबसे बड़ा मोड़, केंद्रीय सत्ता का कमजोर पड़ना और सैन्य ताकत का उभार, कामाकुरा शुगनेट और समुराई का दौर। पूरी तस्वीर सामने होगी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस अध्याय को खोलते हैं। सबसे पहले किसी भी शासक या लड़ाई से पहले जापान का भूगोल समझना जरूरी है। ये एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप समूह मतलब अर्चिपेलागो। टेक्स्ट बुक के अनुसार लगभग 4000 द्वीप हैं। 4000? ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये द्वीप एशिया महाद्वीप के तट से थोड़ी दूरी पर एक आर्क बनाते हैं। और यही दूरी, ये अलगाव भली पूरी तरह न हो, पर यह निर्णायक साबित हुआ। इसने जापान को बाहरी उथल-पुथल से कुछ हद तक बचाते हुए अपनी एक अलग, एक सुसंगत संस्कृति विकसित करने का मौका दिया। लेकिन ये द्वीप कोई स्वर्ग नहीं थे। भूगोल ने जहां कुछ वरदान दिए, वहीं गंभीर चुनौतियां भी पेश की। सही कहा। एक तरफ यहाँ की जलवायु आमतौर पर हल्की है, मतलब माइल्ड क्लाइमेट है, और बारिश भी भरपूर होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। अच्छा। ये दोनों चीजें गीले चावल की खेती, वेट राइस फार्मिंग के लिए आदर्श हैं, जिससे बढ़ती आबादी को भोजन मिला। तो ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी और शायद उन्होंने जापान के समाज और राजनीति को ज्यादा गहराई से घड़ा। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती थी जमीन का स्वरूप। जापान अविश्वसनीय रूप से पहाड़ी मतलब माउंटेनस और ऊबड़ खाबड़ है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है खेती लायक जमीन की भारी कमी, मतलब सिवियरली लिमिटेड फार्मलैंड। टेक्स्ट बुक बताती है कि महज 15% या उससे थोड़ी ज्यादा जमीन ही खेती के लिए ठीक है। सिर्फ 15%? ये तो बहुत कम है। इसका मतलब सीमित उपजाऊ जमीन पर कब्जे के लिए जबरदस्त होड़ रही होगी। सटीक। यही सीमित भूमि स्थानीय कबीलों के बीच सत्ता संघर्ष और शक्तिशाली जमींदारों के उदय का एक बड़ा कारण बनी। इसी जमीन के संघर्ष ने बाद में सामंतवाद माने फ्यूडलिज्म की नींव रखी। नियंत्रण ही सब कुछ था। और सिर्फ जमीन की कमी ही नहीं, प्रकृति का खतरा भी लगातार बना रहता था। हाँ, 2 बड़े खतरे टेक्स्ट बुक में दर्ज हैं। एक तो भूकंप, अर्थक्वेक्स, क्योंकि जापान टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर है। हाँ, रिंग ऑफ फायर। बिल्कुल। और दूसरा टाइफून्स, प्रशांत महासागर से आने वाले भयंकर तूफान। यानी प्रकृति जीवन देती भी थी और लेती भी थी। प्रकृति की ये दोहरी भूमिका, पालनकर्ता और विनाशक, क्या ये उनके शुरुआती धार्मिक विश्वासों में भी झलकती है? बिल्कुल। ये हमें सीधे शुरुआती समाज और धर्म की ओर ले जाता है। सम्राट के आने से पहले जापानी समाज छोटी इकाइयों यानी कबीलों, क्लैन्स में बटा था। अच्छा, क्लैन्स। हाँ, ये बड़े परिवार समूह थे जो अपने इलाके, संसाधनों और अपनी लड़ाकू टुकड़ियों को नियंत्रित करते थे। और कबीले का मुखिया सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं होता था। नहीं, वो अक्सर मुख्य धार्मिक हस्ती भी होता था।
उसका एक तरह से आध्यात्मिक दुनिया से एक संबंध माना जाता था। और ये आध्यात्मिक दुनिया जापान के अपने धर्म शिंतो से परिभाषित थी, जिसका मतलब है देवताओं का मार्ग। शिंटो, ये किस तरह का धर्म था? मतलब कोई किताब वगैरह? नहीं, ये किसी एक किताब या कठोर नियमों वाला धर्म नहीं, बल्कि प्रकृति और पूर्वजों के प्रति गहरे सम्मान पर आधारित था। इसकी जड़ें उसी भूगोल में थी जिसकी हमने बात की। शिंतो में कामी की पूजा होती थी। कामी क्या थे? पश्चिमी देवताओं जैसे थे? नहीं, वैसे नहीं। कामी दिव्य आत्माएं थीं जो प्रकृति के तत्वों जैसे कोई झरना, पेड़, पहाड़ या महत्वपूर्ण पूर्वजों में निवास करती थीं। अच्छा। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं, बल्कि प्रकृति में ही पवित्रता के प्रतीक थे। ये इस विचार को मजबूत करते थे कि भूमि पवित्र है, शक्तिशाली है और हाँ, खतरनाक थी, जैसा हमने भूकंप और टाइफून में देखा। ठीक है, तो ये कबीले थे, सबके अपने इलाके, अपने योद्धा, अपने कामी। इनमें से एक केंद्रीय शक्ति कैसे उभरी फिर? धीरे धीरे एक कबीला बाकियों पर हावी हो गया। टेक्स्ट बुक के अनुसार 400 ईस्वी तक यामातो कबीला, यामातो क्लैन, सबसे प्रमुख बन गया। यामातो कबीला। और उन्होंने अपनी सत्ता को सही कैसे ठहराया? मतलब क्या दावा किया? यहीं पर जापानी इतिहास की सबसे अनोखी बात सामने आती है। यामातो नेताओं ने दावा किया कि वो सीधे सूर्य देवी अमातेरासु, सन गॉडेस अमातेरासु के वंशज हैं। सूर्य देवी के वंशज, यानी डिवाइन राइट, दिव्य अधिकार। बिल्कुल, ये सिर्फ ताकत का दावा नहीं, बल्कि पवित्र वैधता, सेक्रेड लेजिटिमेसी का दावा था। और इसी दावे ने उस अनोखी दोहरी सत्ता संरचना, मतलब डुअल पावर स्ट्रक्चर की नींव रखी, जो सदियों तक चली। ये दोहरी संरचना क्या थी? इसे समझना यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी लगता है। हाँ, इसमें सम्राट, एम्परर, जो अमातेरासु के वंशज थे, वो जापान के शाश्वत मुखिया, एक दिव्य प्रतीक बन गए। वो हमेशा पूजनीय रहे, वैधता का स्रोत रहे, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके हाथ में नहीं थी। तो फिर असली शासक कौन था? असली शासक वो होता था जो उस वक्त सबसे ताकतवर होता था। कोई शक्तिशाली कुलीन परिवार या बाद के दौर में कोई सैन्य नेता जो पर्दे के पीछे से या सीधे तौर पर राज करता था। अच्छा। सम्राट एक प्रतीक बने रहे, जबकि असली सत्ता बदलती रही। इससे स्थिरता बनी रही, क्योंकि शासक बदल सकते थे, पर शाही वंश अछूता रहा। एक तरह की पॉलिटिकल जीनियस थी ये। कमाल की व्यवस्था। अब जापान बाहरी दुनिया की तरफ देखता है। सबसे पहला प्रभाव आता है पड़ोसी कोरिया से। हाँ, मध्य 700 के दशक में कोरिया के रास्ते बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, जापान पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। क्या लाया ये अपने साथ? बौद्ध धर्म अपने साथ एक नई दार्शनिक प्रणाली, कर्म, दुख और ज्ञानोदय, मतलब एनलाइटमेंट का विचार, संगठित मठ, मोनास्टिक कम्युनिटीज और मंदिरों की नई कला और वास्तुकला, आर्किटेक्चर लेकर आया। लेकिन क्या बौद्ध धर्म ने शिंतो को खत्म कर दिया, जैसे कई जगह होता है? नहीं, और यही जापान की खासियत है। टेक्स्ट बुक बताती है कि संघर्ष के बजाय शिंतो और बौद्ध धर्म का एक सफल मिश्रण, मिक्सिंग हुआ। मिश्रण कैसे? बौद्ध मंदिर अक्सर शिंतो तीर्थों, श्राइन्स के पास ही बनाए गए। कई लोगों ने शिंतो कामी को बौद्ध देवताओं का ही स्थानीय रूप मान लिया या बौद्ध शिक्षाओं का संरक्षक। यानी अपनाने और ढालने की कमाल की क्षमता। विदेशी विचार को आत्मसात किया, पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, लेकिन सांस्कृतिक उद्धार की सबसे बड़ी लहर आई उस समय के सुपर पावर तांग चीन से। ये कोशिश राजकुमार शोतोको जैसे नेताओं ने की, जिन्होंने चीनी सभ्यता से सीखने के लिए आधिकारिक मिशन, मतलब एम्बेसीज, चीन भेजे। ये सीखने वाले मिशन थे। उन्होंने क्या क्या अपनाया? बहुत कुछ। सबसे अहम चीनी लेखन प्रणाली, चाइनीज राइटिंग सिस्टम, जो प्रशासन और साहित्य के लिए जरूरी थी। हाँ, लिखने के लिए तो चाहिए ही था। फिर चित्रकला, पेंटिंग स्टाइल्स, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, चाय समारोह, टी सेरेमनीज, बागबानी, पहनावा, यहाँ तक कि दरबारी शिष्टाचार, एटिकेट भी चीन से प्रभावित थे। लगभग हर चीज में चीनी छाप दिखती है। लेकिन एक बड़ी चीज थी जिसे अपनाने की कोशिश नाकाम रही, और वो नाकामी शायद अपनाने जितनी ही महत्वपूर्ण थी। हाँ, वो थी चीन की सिविल सेवा प्रणाली, सिविल सर्विस सिस्टम। अच्छा, वो परीक्षा वाली प्रणाली। हाँ, चीन में सरकारी अधिकारी योग्यता के आधार पर चुने जाते थे, परीक्षा पास करके। सिद्धांत रूप में कोई भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता था। ये तो अच्छी बात लगती है। जापान ने इसे क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि जापान की सत्ता संरचना वंशानुगत थी, हेरिडिटरी थी। असली ताकत कुछ शक्तिशाली कुलीन परिवारों के हाथ में थी। मतलब जन्म से अधिकार। बिल्कुल,
उन्होंने ऐसी किसी भी व्यवस्था का विरोध किया जो उनके जन्मसिद्ध अधिकार बर्थ राइट प्रिविलेजेस को चुनौती देती। जापान में ऊंचे पद का आधार योग्यता नहीं, कुलीन जन्म बना रहा। और इस अस्वीकृति का नतीजा क्या हुआ? इसने वंशानुगत अभिजात वर्ग हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी की शक्ति को और मजबूत किया। जापान चीन की तरह एक केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्टेट नहीं बन पाया। शक्ति कुलीन परिवारों और प्रांतीय जमींदारों के बीच बटी रही। और इसी ने सामंतवाद का रास्ता साफ कर दिया। बिल्कुल, ये एक निर्णायक मोड़ था जिसने जापान को चीन से अलग रास्ते पर डाल दिया। तो कुलीन वर्ग ने अपनी सत्ता बचा ली और चीनी संस्कृति भी अपना ली। ये हमें जापानी इतिहास के एक बहुत ही खास दौर में ले जाता है, हेयान काल, 794 से 1185 एडी तक। हाँ, इस काल का नाम नई राजधानी हेयान पर पड़ा, जो आज का क्योटो है। शाही दरबार यहां आ गया, लेकिन इस कदम ने दरबार को देश के बाकी हिस्सों, खासकर पूर्व के उभरते हुए योद्धा वर्गों से भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग-थलग आइसोलेटेड कर दिया। तो क्योटो एक तरह का बुलबुला बन गया। हाँ, एक बेहद परिष्कृत दरबारी समाज, हाईली रिफाइंड कोर्ट सोसाइटी का बुलबुला। जबकि देश के दूसरे हिस्सों में शक्ति का समीकरण बदल रहा था, क्योटो का दरबार सौंदर्य, साहित्य, जटिल समारोहों और शिष्टाचार के नियमों में डूबा हुआ था। और असली राज कौन चला रहा था? वास्तविक शासन अक्सर फुजीवारा जैसे शक्तिशाली परिवार रीजेंट्स के तौर पर चला रहे थे। सम्राट तो बस नाम के थे। ये शिष्टाचार कैसा था? टेक्स्ट बुक में कुछ उदाहरण हैं, कुछ दिलचस्प? नियम बहुत सख्त थे, जैसे रेशम के लबादों की परतें कितनी हों, 12-13 तक। मौसम के हिसाब से रंगों का सही मेल क्या हो। रंगों का मेल भी? हाँ, खत कैसे मोड़ा जाए, कौन सी स्याही और कागज इस्तेमाल हो। कपड़ों को महकाने के लिए धूप जलाने की प्रतियोगिताएं तक होती थीं। स्वाद में जरा सी चूक सामाजिक बर्बादी ला सकती थी। सुनने में ही थका देने वाला लगता है, लेकिन इस माहौल ने साहित्य को जरूर बढ़ावा दिया होगा। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि इस दौर का बेहतरीन साहित्य दरबारी महिलाओं ने लिखा। शायद उनके पास ज्यादा वक्त था और वो औपचारिक चीनी की जगह जापानी लिपि का इस्तेमाल करती थी। और सबसे मशहूर रचना कौन सी है? निस्संदेह गेंजी की कहानी, द टेल ऑफ गेंजी, जिसे लेडी मुरासाकी शिकुबू ने लिखा था। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये राजकुमार गेंजी और हेयान दरबार के जीवन, प्रेम और मनोविज्ञान की कहानी है। इसे दुनिया का पहला उपन्यास, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल माना जाता है। इसकी गहराई और जटिलता अपने समय से बहुत आगे थी। तो एक तरफ क्योटो में चमचमाती नाजुक दुनिया थी, लेकिन इस बुलबुले के बाहर क्या हो रहा था, मतलब देश के बाकी हिस्सों में? बाहर केंद्र सरकार लगातार कमजोर हो गई थी। दरबार की फिजूल खर्ची, करमुक्त जागीरों जिन्हें शुएन कहते थे, उनका शक्तिशाली कुलीनों और मठों के हाथ में जाना, इन सब से सरकार की पकड़ ढीली पड़ गई। तो टैक्स कलेक्शन वगैरह मुश्किल हो गया होगा। हाँ, वो प्रांतों से टैक्स वसूलने और कानून लागू करने की ताकत खो बैठी। यानी एक शक्ति शून्यता, एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया। बिल्कुल, और इस खालीपन को भरा बड़े जमींदारों ने, लार्ज लैंड ओनर्स ने, जो क्योटो से दूर थे और ज्यादा आजादी से काम करने लगे। और जब सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही थी तो इन जमींदारों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं, प्राइवेट आर्मीज बनानी शुरू कर दी। निजी सेनाएं, ये सामंतवाद की तरफ एक बड़ा कदम है। हाँ, सुरक्षा अब स्थानीय हो गई। वफादारी दूर बैठे सम्राट के बजाय उस स्थानीय स्वामी, लॉर्ड के प्रति हो गई, जो जमीन और सुरक्षा देता था। और इन्हीं निजी सेनाओं की योद्धा क्या कहलाए? वो कहलाए समुराय। समुराय मतलब सेवा करने वाला, वन हु सर्व्स। उनकी पहचान ही अपने स्वामी, अपने दाइम्यों के प्रति सेवा और वफादारी थी। और ये सेवा सिर्फ तलवारबाजी नहीं थी, ये एक सख्त आचार संहिता, बुशीदो यानी योद्धा का मार्ग, द वे ऑफ द वॉरियर से बनती थी। बुशीदो में क्या क्या शामिल था, मतलब क्या उसूल थे? मौत के सामने हिम्मत, स्वामी के प्रति अटूट वफादारी, आत्म अनुशासन, कमजोरों के प्रति न्याय और सबसे बढ़कर इज्जत, ऑनर। ऑनर? हाँ, अपमान मौत से बदतर था। इसने समुराय को बेहद अनुशासित और भरोसेमंद बनाया। बुशीदो में सादगी, फ्रुगैलिटी और सांस्कृतिक विकास जैसे सुलेख, कविता पर भी जोर था, मतलब मानसिक अनुशासन के लिए। और अगर कोई समुराय अपने स्वामी के प्रति नाकाम रहता या अपमानित होता तो सम्मान बचाने के लिए अक्सर सेपकू यानी अनुष्ठानिक आत्महत्या, रिचुअल सुइसाइड ही रास्ता बचता था। जीवन स्वामी और सम्मान का था। बहुत कठोर। तो केंद्र सरकार कमजोर हुई, जमींदारों ने बुशीदो मारने वाली समुराई सेनाएं बना ली।
इसका अंतिम राजनीतिक नतीजा क्या निकला? सत्ता किसके हाथ में गई? नतीजा हुआ सैन्य तानाशाही, मिलिट्री डिक्टेटरशिप का उदय। सत्ता दरबारी कुलीनों से निकलकर पूरी तरह सैन्य नेताओं के हाथ में चली गई। एक नया पद बना, शोगुन। शोगुन का मतलब क्या था? तकनीकी मतलब था सम्राट की सेना का सर्वोच्च जनरल, एम्परर्स आर्मी सुप्रीम जनरल। लेकिन जल्द ही शोगुन जापान का असली शासक बन गया, जिसके हाथ में सेना, प्रशासन और कानून सब कुछ था। और सम्राट? सम्राट बस एक धार्मिक प्रतीक बनकर रह गए, क्योतो में। और पहला शोगुनेट कब और किसने स्थापित किया? ये तारीख यूपीएससी के लिए बहुत अहम है ना? बिल्कुल, ये ऐतिहासिक पल था 1192 में। मिनामोतो योरितोमो ने कामाकुरा शोगुनेट की स्थापना की। 1192 मिनामोतो योरितोमो कामाकुरा शोगुनेट। हाँ, और ये हेयान काल का अंत था और जापान में लगभग 700 साल लंबे सैन्य शासन की औपचारिक शुरुआत थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और योरितोमो ने अपनी सरकार कहाँ बनाई? क्योटो में ही, सम्राट के पास? नहीं, और यही चालाकी थी। उसने शोगुन का मुख्यालय यानी सैन्य सरकार या बाकुफू कामाकुरा में बनाया, जो क्योटो से काफी दूर पूर्व में था। अच्छा, अलग जगह। हाँ, इससे वो दोहरी संरचना बनी रही। क्योटो में प्रतीकात्मक सम्राट, पूजा पाठ करते हुए, अमातेरासु से कनेक्शन बनाए रखते हुए, लेकिन कोई असली पावर नहीं। और कामाकुरा में असली ताकत वाला शोगुन। 2 राजधानियां, 2 सत्ता केंद्र। इसने व्यवस्था को स्थिर रखा। शोगुन बदल सकते थे, पर सम्राट वहीं रहते थे। बिल्कुल। अब जरा समुराई के बारे में कुछ और जानते हैं। उनके हथियार, कवच कैसे थे? फिल्मों में तो बहुत देखते हैं। हाँ, उनका कवच यूरोपियन नाइट की भारी प्लेट मेल जैसा नहीं था। ये लैमेलर कवच था। छोटी, एक दूसरे पर चढ़ी हुई प्लेटें जो लाख लगी धातु या चमड़े की होती थीं, उन्हें रेशम की डोरियों से बांधा जाता था। तो ये भारी नहीं होता था? यूरोपीय कवच से कम भारी और ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल था। इससे फुर्ती बनी रहती थी पैदल और घुड़सवारी दोनों में। और हथियार? जाहिर है तलवार सबसे अहम होगी। कटाना? बिल्कुल, कटाना तलवार। ये उनका प्राथमिक हथियार और उनके वर्ग का प्रतीक थी। वो विशिष्ट घुमावदार एक धार वाला ब्लेड, जिसे स्टील को बार बार मोड़कर फोल्डिंग करके बनाया जाता था। फोल्डिंग से क्या होता था? इससे धार बहुत तेज और रीढ़ लचीली बनती थी, टूटने का खतरा कम। इसे अक्सर समुराई की आत्मा कहते थे। और वो 2 तलवारें रखते थे ना? हाँ, आमतौर पर 2 तलवारें रखते थे, लंबी कटाना और छोटी साथी तलवार वाकिजाशी। इस जोड़ी को दाइशो कहते थे। दाइशो? हाँ, और तीरंदाजी, आर्चरी भी, खासकर शुरुआती दौर में जैसे कामाकुरा काल में बहुत महत्वपूर्ण थी, खासकर घोड़े पर बैठकर तीर चलाना। तो कवच, हथियार, बुशिदो संहिता, इन सब ने मिलकर समुराई को सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि एक शासक वर्ग, एक रूलिंग एलीट बना दिया। हाँ, वे प्रांतों में दाइम्यों के लिए टैक्स वसूलते, कानून लागू करते, जागीरें संभालते। वे 1192 के बाद स्थापित सामंती व्यवस्था के प्रतीक थे, किसानों और व्यापारियों से कहीं ऊंचे पायदान पर। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मुख्य बातें याद रखनी हों तो वो क्या होंगी? क्या टेकअवेज है? पहला पैटर्न है जापान का अपनाने और ढालने, अडैप्शन एंड अडेप्टेशन का अनोखा तरीका। शिंतो, बौद्ध धर्म का मिश्रण, चीन से बहुत कुछ लेना, लेकिन फिर सिविल सेवा जैसी चीजों को सोच समझकर ठुकरा देना। हाँ, ये रिजेक्शन बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, इस अस्वीकृति ने जापान को चीन से अलग रास्ते पर डाला, वंशानुगत सत्ता को बनाए रखा। दूसरा, सत्ता का स्पष्ट स्थानांतरण। ये रास्ता परिष्कृत लेकिन अलग-थलग हेयान दरबार से हटकर कामाकुरा में केंद्रित, व्यावहारिक, अनुशासित सैन्य शासन की ओर गया। तीसरा, वो स्थायी दोहरी व्यवस्था, ड्यूअल सिस्टम का स्थापित होना। क्योतो में प्रतीकात्मक पवित्र सम्राट और कामाकुरा या बाद में ईदो में असली शासक शोगुन। जी हाँ, मिनामोतो योरितोमो की 1192 की जीत ने इसे औपचारिक रूप दिया। और चौथा, जापानी सामंतवाद की अपनी खासियत। यूरोप जैसा विकेंद्रीकृत तो था, पर लगातार मौजूद शाही मुखिया ने इसे अनोखी स्थिरता दी। ये यूरोप से अलग था। ये मुख्य संरचनात्मक बातें हैं। अब वो अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बताइए। हमने बात की जापान के कठोर भूगोल की, जमीन की कमी, भूकंप, तूफान का खतरा। जी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी चुनौतियों से भरी धरती ने इतने विपरीत चरम कैसे पैदा किए? एक तरफ हेयान दरबार का अविश्वसनीय सौंदर्यबोध, सुंदरता, बारीकियां, कविता, रेशम की परतें। हाँ, वो परतों वाले रेशमी लबादों की बात की थी आपने। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बुशिदो का कठोर, पूर्ण अनुशासन,
आत्मसंयम, मृत्यु तक वफादारी, घातक कुशलता। अत्यधिक परिष्कार और अत्यधिक अनुशासन दोनों एक ही मुश्किल जमीन से कैसे पनपे? क्या लगता है आपको? यही तो विरोधाभास है। सुंदरता और संहार का ये तनाव, दरबार और रणक्षेत्र का ये कॉन्ट्रास्ट, क्या यही सामंती जापान का असली सार है? मतलब रिफाइनमेंट बनाम डिसिप्लिन, खूबसूरत बनाम जानलेवा, प्रतीकात्मक बनाम वास्तविक, कोर्ट बनाम कैंप। इस पर सोचने वाली बात है कि कठिनाई कैसे सिर्फ जीने के तरीके को ही नहीं, बल्कि संस्कृति की उच्चतम उड़ानों और सामाजिक नियंत्रण के सबसे सख्त रूपों को भी गढ़ती है। ये सवाल हम अपने दोस्तों के लिए छोड़ते हैं। हाँ दोस्तों, इन विवरणों को समझें, इन पैटर्न्स को जोड़ें और आप यूपीएससी के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। इस आखिरी सवाल पर आपके क्या विचार हैं कि कैसे मुश्किल हालात इतने अलग चरम पैदा कर सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, जानना चाहेंगे। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल, अगली गहरी चर्चा तक नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.